कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगली सुबह खाना खाने के बाद सुनील जी के दोनों भाई की फैमिली गांव के लिए निकल गई। शादी गांव से ही करने का निर्णय लिया गया था। कुसुम ऑफिस के लिए तैयार होकर चली गई। कुमुद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। शशांक भी सुबह तैयार होकर आज बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया था। आज वो जाने क्यों कुमुद के सामने आने से बच रहा था। कुमुद जब लंच करने बाहर आई तो वहाँ पर केवल सुभद्रा जी थी। कुमुद बोली, क्या बात है, आज टेबल पर बड़ी शांति है। सुभद्रा जी बोली, तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, कोई ज़रूरी काम था। आज शशांक और अनुज भी नहीं आए हैं। अनुज तो भला अपने घर है, लेकिन शशांक आज नाश्ता करने भी नहीं आए। कुमुद ये सुनते ही सुभद्रा जी की तरफ देखती है, जो टिफ़िन में खाना पैक कर रही थी। कुमुद को आज सुबह से ही थोड़ी बेचैनी हो रही थी। जब सुभद्रा जी ने बताया कि आज शशांक नहीं आया था तो पता नहीं क्यों और बेचैनी बढ़ती हुई मालूम होने लगी। वो एक निवाला खाते हुए बोली, टिफ़िन किसके लिए पैक कर रही हैं माँ? सुभद्रा जी बोली, सोच रही हूँ तुम्हारे पापा का टिफ़िन देने जा रही हूँ, उधर से शशांक के ऑफिस में भी टिफ़िन देती आऊँगी। कुमुद बोली, ऐसे तो आपको लेट हो जाएगा, आप पापा को लंच देने जाइए, मैं ठाकुर साहब के ऑफिस में लंच पहुंचा दूंगी। सुभद्रा जी हैरानी से बोली, तू जाएगी लंच देने? कुमुद झेपते हुए बोली, माँ वहाँ दी भी काम करती हैं, कोई मैंने अजूबा बात नहीं की। चलिए जल्दी सब पैक कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ, कहती हुई वो कमरे में चली जाती है। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए टिफ़िन पैक करने लगती है। कुसुम अपना टिफ़िन लेकर गई थी। कुमुद कुछ देर में तैयार होकर बाहर आती है। सुभद्रा जी ने तब तक सारी तैयारी कर दी थी। कुमुद टिफ़िन लेकर बाहर निकल जाती है। बाइक तो आज नहीं था क्योंकि उसके पापा ऑफिस गए हुए थे। वो एक ऑटो लेकर शशांक के ऑफिस का एड्रेस देती है। कुसुम के काम करने की वजह से उसके ऑफिस का एड्रेस मालूम था। वो कभी गई नहीं थी। ऑटो पर बैठे हुए वो थोड़ी घबराहट से भर उठती है। वो शशांक के बारे में सोचते हुए खुद से बोली, आज क्यों अजीब सा डर लग रहा है। कल शाम के बाद से ठाकुर साहब को देखी भी नहीं, वो ठीक तो होंगे। लगभग 20-25 मिनट बाद वो शशांक के ऑफिस के सामने खड़ी थी। उसे अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। तभी उसे शशांक और अनुज एक साथ बाहर आते दिखे। कुमुद रोड के उस पार थी। वो शशांक को देखकर थोड़ी रिलैक्स होती है। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ना चाहती है तभी शशांक और अनुज की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। शशांक हैरानी से कुमुद को देखने लगता है। उसे लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा है। अनुज मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर जाने के लिए घूम जाता है। तभी अचानक अनुज और शशांक के कानों में आवाज़ पड़ती है, ठाकुर साहब, और उसी के साथ एक ज़ोरदार चीख वहाँ सड़क पर गूंज उठती है। अनुज अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। सामने कुमुद सड़क पर खून से लथपथ थी और शशांक अपनी जगह से पीछे की तरफ गिरा हुआ था। कुछ पल में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सारे लोग जहाँ थे वहाँ रुक गए थे। एकाएक शशांक अपने होश संभालता हुआ कुमुद का नाम चिल्लाते हुए उठकर उसकी तरफ दौड़ा। अनुज शशांक की आवाज़ से जल्दी होश में आते हुए बदहवास सा उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन सब तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। शशांक कुमुद का सर अपने गोद में रखते हुए, जान आंखें खोलिए, क्यों किया आपने ऐसा, कहते हुए कुमुद का सर अपने सीने से लगाकर जोर से चीख पड़ता है। अनुज जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहता है। वो शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए, शशांक हिम्मत मत हार, हमें भाभी को लेकर हॉस्पिटल चलना होगा। शशांक अपने बंद होती आंखों को खोलते हुए, इसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा यार। अनुज बोला, कुछ नहीं होगा, चल जल्दी कर। शशांक कुमुद को गोद में लिए जल्दी से गाड़ी में बैठता है। अनुज बाहर खड़े एक गार्ड को देखकर अंदर कुसुम को सारी बात बताने को कह उसे साथ में लेकर आने को कहता है। वो इस वक्त शशांक को अकेला नहीं छोड़ सकता था और इंतजार करने का वक्त नहीं था। शशांक कुमुद को अपने सीने से लगाए कुछ वक्त पहले जो हुआ था उसे याद कर रहा था। शशांक कुमुद को देखने में खोया हुआ था। तभी उसकी तरफ बढ़ती कुमुद की नज़र शशांक की तरफ आती एक गाड़ी पर पड़ती है। जाने क्यों कुमुद का सिक्स सेंस खतरे को भांप लेता है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। वो दौड़ती हुई ठाकुर साहब कहते हुए शशांक को हटने को कहती है,
लेकिन शशांक को कुछ समझ ही नहीं आता। तब तक कुमुद उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अगले ही पल वो गाड़ी कुमुद को ठोकर मारते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। एक जोरदार चीख के साथ कुमुद की बॉडी हवा में उछलती हुई नीचे सड़क पर गिर जाती है। शशांक कुमुद का सर चूमते हुए, जान प्लीज आंखें खोलिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपको गुस्सा था, नफरत था तो मुझे मारती, मेरी जान ले लेती, लेकिन ये क्या कर दिया आपने। कुमुद को शशांक की सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए अपने होठों को हिलाती है। आवाज़ पूरी तरह तो नहीं निकल रही थी, लेकिन शशांक को महसूस हो रहा था कि वो ठाकुर साहब कह रही थी। शशांक उसके गालों को सहलाते हुए, बस थोड़ी देर होश में रहिए, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आप सुन रही हैं ना? अगर अपने ठाकुर साहब को जिंदा देखना चाहती हैं तो आपको ठीक होना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होना चाहिए आपको। कुमुद शशांक की बातें सुन मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन शशांक को ठीक देख उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो भी शशांक से मोहब्बत करने लगी है। लेकिन कितना अजीब इत्तेफाक था, जब ये एहसास हो रहा था तो उसे बता भी नहीं सकती थी। वो अपनी उंगलियों को शशांक के चेहरे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। शशांक उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, कुछ नहीं कीजिए, अभी कुछ नहीं, बस थोड़ी देर सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे देखना है कि मेरी कुमुद कितनी स्ट्रांग है। आप कहती हैं ना, कुमुद को कोई तोड़ नहीं सकता, आपको आज यही करना है। अनुज जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके हॉस्पिटल में सारी तैयारियां करने को कहता है। वो अपने सारे सिक्योरिटी को हॉस्पिटल पहुंचने को कहकर वहां सारी तैयारियां देखने को कहता है। तभी कुसुम का फ़ोन आने लगता है। कुसुम को गार्ड ने जैसे ही बताया था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अनुज उसे समझाते हुए हॉस्पिटल आने को कहता है। कुसुम रोते हुए बोली, कुमुद ठीक तो है ना? अनुज बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, प्लीज़ आप हॉस्पिटल पहुंचिए और अंकल आंटी को अभी फ़ोन मत कीजिएगा, वो लोग घबरा जाएंगे। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाइए, फिर जैसी स्थिति होती है हम उन्हें बताएंगे। कुसुम गार्ड के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अनुज और शशांक कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कुमुद अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। शशांक उसे गोद में लेते हुए जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर दौड़ पड़ता है। डॉक्टर जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए ओटी में ले जाते हैं। शशांक उसके साथ ही जाना चाह रहा था। अनुज बहुत मुश्किल से उसका हाथ छुड़ाता है। शशांक उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। अनुज उसे जोर से अपने गले लगाए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शशांक पागल सा हो गया था। उसे कुमुद के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अनुज के लिए शशांक को इस हालत में देखना असहनीय था। वो शशांक के गर्दन की एक नस दबाता हुआ, आई एम सॉरी मेरे यार, लेकिन इस वक्त यही ज़रूरी था, कहते हुए वार्ड बॉय को बुलाता है। वार्ड बॉय उसे कमरे में ले जाता है। बेड पर शशांक को लिटाकर अनुज बाहर आता है। तभी कुसुम भी आ गई थी। कुसुम भी अनुज के गले लगकर रोने लगती है। अनुज उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप सब इस तरह कमज़ोर पड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा? अभी किसी तरह से शशांक को बेहोश करके कमरे में रखा है। कुसुम खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अनुज सही कह रहा था। आखिर वो अकेला क्या क्या करता। इस वक्त उसे अनुज के साथ मजबूती से खड़ा होना था अपने परिवार के लिए। अंदर डॉक्टर कुमुद के इलाज में लग गए थे। कुमुद के सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उसके साथ ही हाथ और पैरों में भी बहुत ज़्यादा ब्लड भी लॉस हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में अवेलेबल था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अनुज और कुसुम वही चेयर पर बैठे हुए थे। दोनों को पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, बस खामोशी थी, एक दूसरे के साथ थे। डॉक्टर को बाहर आते देख दोनों दौड़ते हुए, डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर बोले, अभी के लिए खतरा टल गया है, बस उन्हें अगले 24 घंटे में होश आ जाए तो खतरा पूरी तरह से टल जाएगा, नहीं तो उनका कोमा में जाने का डर है। लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी इंजरी और ब्लड लॉस के बाद भी वो एक एक सांस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और जब पेशेंट खुद जीना चाहता है तो डॉक्टर का इलाज भी सफल होता है। सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तभी शशांक कुमुद का नाम लेकर चिल्लाते हुए होश में आता है। खुद को बेड पर देख जल्दी से वो उतर कर कमरे से बाहर भागता है। तभी शशांक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनुज और कुसुम आ रहे थे। शशांक गुस्से से अनुज को झकझोरते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की?
अगर मेरी कुमुद को कुछ हुआ ना तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए अनुज को एक तरफ ढकेल कुसुम के कमरे की तरफ भागता है। अनुज जल्दी से पीछे से उसे पकड़ते हुए, क्या कर रहा है यार, तू एक बार मेरी बात तो सुन। शशांक उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे कुमुद के पास जाना है, वो मुझे बुला रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। शशांक की हालत देख कुसुम अपना मुंह दबाकर रो पड़ती है। अनुज बोला, भाभी ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया है, तू सुन रहा है मैंने क्या कहा। शशांक अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, मेरी सांसें चल रही है, लेकिन ठीक है, तो वो मुझे दिख क्यों नहीं रही। अनुज बोला, पहले खुद को शांत कर, चल इधर आ, कहते हुए शशांक को कंधे से पकड़कर रोटी के पास लेकर आता है। उसके दरवाजे के सामने खड़ा करते हुए अंदर देखने को कहता है। शशांक की नज़र जैसे ही कुमुद पर जाती है, उसकी आंखों में रुके हुए आंसू फिर से उसके चेहरे को भिगोने लगते हैं। अंदर कुमुद मशीनों से घिरी हुई थी, पूरे सर में पट्टी की गई थी, हाथ और पैरों पर भी बैंडेज लगे हुए थे। शशांक वहीं दरवाजे पर घुटनों के बल रोते हुए बैठ जाता है। अनुज उसे गले से लगाए हुए, तू खुद इस तरह कमज़ोर होगा तो भाभी को कैसे संभालेगा। अभी उनकी जान बचा ली गई है, लेकिन 24 घंटे अभी खतरा भी है। शशांक घबराहट से बोला, कैसा खतरा। अनुज बोला, उनका 24 घंटे में होश आना ज़रूरी है, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। शशांक बोला, समझ रहा हूँ, अभी टूटती सांसों का बोझ कुछ घंटे और संभालना होगा। अनुज बोला, ऐसी बात नहीं करते मेरे यार, देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा, बस भाभी को होश में आने की देर है, फिर तू जी भर कर सारी शिकायतें कर लेना। कुसुम बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो ऑफिस क्या करने आई थी, मुझे कोई फ़ोन भी नहीं किया था। तभी कुसुम का फ़ोन बजने लगा, फ़ोन देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। कुसुम घबरा उठी। शशांक वहीं दीवार से सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लिया। अनुज कुसुम के कंधे पर हाथ रखते हुए मोबाइल उठाकर बात करने को कहा। कुसुम रोते हुए बोली, लेकिन मैं क्या कहूँगी, अभी अभी 1 महीने पहले ही पापा ठीक होकर आए हैं। अनुज बोला, ये छुपाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन राहत की बात है कि कुछ हद तक खतरा टल गया है। आप बात करके उन्हें हॉस्पिटल बुला लीजिए, वैसे भी अब रात होने वाली है। कुसुम बोली, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, कहते हुए वो वहीं चेयर पर बैठ जाती है। अनुज अपने मोबाइल से सुभद्रा जी को फ़ोन करता है, क्योंकि उनका कॉल कट हो गया था। सुभद्रा जी कॉल उठाते हुए बोली, हेलो बेटा, कुमुद वहाँ है क्या, वो शशांक के लिए लंच लेकर गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई है और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। अनुज बोला, आंटी अंकल इस समय कहाँ हैं। सुभद्रा जी बोली, वो तो ऑफिस गए हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले ही होंगे। अनुज बोला, आंटी चिंता मत कीजिए, भाभी यहाँ ऑफिस में ही हैं। सुभद्रा जी बोली, वो अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है और उसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर दिया है। अनुज बोला, आंटी अभी मैं काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, कहते हुए कॉल रख देता है। वो कुसुम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुसुम मैं यहाँ हॉस्पिटल में शशांक के पास हूँ, आप घर चले जाइए, अंकल आंटी को इस तरह बताना सही नहीं रहेगा, पता नहीं वो खुद को संभाल पाएंगे या नहीं, इसलिए किसी को वहाँ होना ज़रूरी है। कुसुम बोली, मैं उन लोगों को नहीं संभाल पाऊंगी, पापा तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे। अनुज बोला, कुसुम आप इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती, और आप यूँ क्यों भूल रही हैं कि अब भाभी ठीक हैं। कुसुम बोली, मुझे यहाँ से मत भेजिए ना, आप किसी तरह मम्मी पापा को यहाँ बुला लीजिए। अनुज बोला, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अनुज बाहर आकर अपने 2 विश्वसनीय गार्ड को सुभद्रा जी और सुनील जी को लाने के लिए कहता है, और अभी उन्हें कुछ भी बताने को नहीं कहता है। अनुज शशांक के पास आते हुए, यहाँ कब तक बैठा रहेगा, चल आकर चेयर पर बैठ जा। शशांक बोला, मुझे कुमुद के पास जाना है, डॉक्टर कहाँ है, कहते हुए उठकर डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अनुज भी उसके साथ था। शशांक डॉक्टर के पास आते हुए, मुझे कुमुद के पास जाना है। डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर ठाकुर, अभी उनकी हालत गंभीर है, इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसलिए हम किसी को भी उनके पास जाने नहीं दे सकते। शशांक बोला, मुझे उनके पास जाना है तो जाना है, आप चाहे कोई भी रास्ता निकालिए। अनुज शशांक को वहीं चेयर पर बैठाते हुए, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर प्लीज़ कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर बोले, देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, कम से कम आज की रात इंतज़ार कर लीजिए, अभी अभी उनकी स्थिति स्टेबल हुई है, ऐसे में हम कोई खतरा नहीं ले सकते। अनुज शशांक को उठाकर बाहर लाते हुए बोला, तू चाहता है ना भाभी जल्दी ठीक हो जाए, फिर क्यों ऐसी जिद कर रहा है।
शशांक बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, बस मुझे उनके पास जाना है। अनुज उसे किसी तरह समझा बुझाकर आईसीयू के कॉरिडोर के पास उसे चेयर पर बैठाता है। लगभग 1 घंटे बाद कुसुम के मम्मी पापा भी आ गए थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल क्यों लाया गया। गार्ड ने बस इतना ही बताया कि अनुज ने उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए कहा है। दोनों का दिल घबरा रहा था, सबको यहाँ देख वो थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि कुमुद नहीं है और वे दोनों डर से कांप जाते हैं। अनुज और कुसुम दोनों को संभालते हुए धीरे धीरे सारी बात बताते हैं। दोनों रोने लगते हैं, लेकिन अनुज समझाता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, कल सुबह तक भाभी को होश आ जाएगा। पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। अनुज ने सुनील जी और सुभद्रा जी को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कुसुम भी उन्हीं के पास थी। वो शशांक के पास बैठा हुआ था। शशांक को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था, उसकी नज़र तो बस आईसीयू के दरवाजे पर ही थी। कब उसकी जान होश में आए और वो उसके पास जा पाएगा। आज की रात सब पर भारी गुजरती है। डॉक्टर रात के 10 बजे एक बार आकर चेक करके चले जाते हैं। अभी भी स्थिति वैसी ही थी। अब वो अगली सुबह आने वाले थे, किसी तरह सुबह होती है। शशांक डॉक्टर के आते ही, डॉक्टर अब कैसी हालत है उनकी? डॉक्टर बोले, अभी भी स्थिति वैसी ही है, उनका होश में आना ज़रूरी है। शशांक बोला, डॉक्टर मुझे उनके पास जाने दीजिए। डॉक्टर बोले, ओके, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। शशांक हाँ में सिर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलता है। कुमुद की हालत देख उसकी जान सूखने लगती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता कुमुद के पास आता है। बाकी सब परिवार वाले बाहर से ही देख रहे थे। सुनील जी अपने आंसू पोंछते हुए, जल्दी होश में आइए बेटा, अब तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। सुभद्रा जी उनके सीने से लगते हुए बोली, गलती मेरी है, मुझे उससे लंच लेकर जाने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था जहाँ इतनी खुशी खुशी भेज रही हूँ वहाँ काल बैठा हुआ है। अनुज सबको चुप कराकर वहीं पर बैठाता है। शशांक कुमुद के पास आकर वहीं रखे स्टूल पर बैठते हुए धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपने होठों से चूम लेता है। आंखों में रुके आंसू बाहर आते हुए कुमुद की कलाई पर गिर जाते हैं। शशांक बोला, एक बार आप होश में आ जाइए जान, फिर जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा आपसे, बस आप ठीक रहे। वो कुमुद को देखते हुए वहीं बेड से सर टिका लेता है। धीरे धीरे कब वो गहरी नींद में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। डॉक्टर एक बार 10 बजे चेक करने आते हैं। शशांक को इस तरह देख उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है। नर्स धीरे से बोली, डॉक्टर क्या इस तरह के मर्द भी होते हैं? डॉक्टर बोले, होते हैं, आखिर इस धरती पर जब ये मोहब्बत जैसी चीज़ बनी है तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे मोहब्बत वाले जोड़े इस धरती पर होते हैं। जहाँ ये लड़की इतना सीरियस कंडीशन में भी अपनी सांसों को नहीं टूटने दिया, वहीं इस लड़के ने जैसे अपनी सांसें इससे जोड़ दी है। देखो, इसके पास आने से इस लड़की की धड़कन नॉर्मल चल रही है। दोनों मशीन पर चेक करने के बाद धीरे से कमरे से बाहर आते हैं। अनुज डॉक्टर के पास आते हुए, अब कैसी कंडीशन है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत कीजिए, एक दूसरे की धड़कन जब एक साथ है तो ये खतरा भी बस कुछ देर के लिए ही है। अब उनकी सांसें नॉर्मल हो गई हैं, हमने ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया है। बस अभी एक परेशानी ही है जो कि उनके होश में आने के बाद पता चलेगी। सुनील जी बोले, कैसी परेशानी डॉक्टर? डॉक्टर बोले, उनके सर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, जहाँ से इंसान के याददाश्त पर प्रभाव पड़ता है। बस एक बार होश में आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना असर हुआ है। जहाँ सबके चेहरे पर थोड़ी देर पहले राहत के भाव आए थे, अब फिर से परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। डॉक्टर अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। सुनील जी बोले, अनुज आप कुसुम के साथ घर पर जाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए, तब तक हम और सुभद्रा जी यहाँ पर हैं। अनुज बोला, लेकिन? सुभद्रा जी बोली, बेटा भगवान जाने किस जन्म के पुण्य के बदले आप दोनों जैसे बेटे हमारे झोली में दे दिए हैं भगवान ने। अपनी माँ की बात मानिए और घर जाइए, सबको संभालने के लिए आपको भी ठीक रहना पड़ेगा। अनुज सबको ध्यान रखने को कहकर कुसुम के साथ घर के लिए निकल जाता है।
सुनील जी और सुभद्रा जी वहीं कॉरिडोर में बैठ जाते हैं। शशांक कुमुद का हाथ अपने हाथों में लेकर वहीं सर रखे सोया हुआ था। लगभग शाम के 4 बजने वाले थे। नर्स इस बीच 2 बार आकर कुमुद के हाथ में लगे कैनुला में इंजेक्शन इंजेक्ट कर गई थी। सलाइन की बोतल भी 2 बार बदल चुके थे। अचानक शशांक को अपने हाथों में कुमुद की उंगलियां कसते हुए मालूम होती है। वो झट से अपनी आंखें खोलते हुए कुमुद को देखने लगता है। कुमुद धीरे धीरे शायद होश में आ रही थी। वो जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर कहकर चिल्लाने लगता है। बाहर अनुज आ गया था। सुभद्रा जी और सुनील जी घर गए हुए थे। अनुज और कुसुम शशांक की आवाज़ सुन अंदर आते हैं। कुमुद को होश में आता देख अनुज जल्दी से बाहर चला जाता है। तब तक नर्स आकर चेक करने लगती है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो सबको बाहर जाने को कहते हैं। अनुज कुसुम को लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन शशांक जाने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर ठाकुर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन प्लीज़ आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए। अनुज कुसुम को बाहर छोड़ फिर से अंदर आकर शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बात को समझने की कोशिश कर। शशांक बोला, क्या समझूं? मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अनुज बोला, बाहर चल, भाभी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। शशांक बोला, मैं सारी बातें बाद में सुन लूँगा, अभी मुझे इनके साथ रहना है। डॉक्टर बोले, मिस्टर ठाकुर, अभी हमें पेशेंट की दिमागी हालत चेक करनी होगी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी तरह अनुज और डॉक्टर कुमुद का हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हैं। शशांक अनुज के साथ बाहर आता है, लेकिन वो दरवाजे से कुमुद को देखता रहता है। डॉक्टर सारी मशीन पर पल्स रेट, हार्ट बीट सब चेक करते हैं। कुमुद का एग्जामिनेशन करते हैं। थोड़ी देर में ही कुमुद पूरी तरह से आंखें खोलती है। सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो फिर से आंखें बंद कर लेती है। शशांक घबराते हुए जल्दी से अंदर आना चाहता था, लेकिन अनुज पीछे से पकड़ लेता है। कुछ ही देर में कुमुद फिर से आंखें खोलती है। अब सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नासमझी के भाव थे। वो अनजाने भाव से चारों तरफ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसके सर में तेज दर्द होता है। नर्स उसे अच्छे से लेटाते हुए बोली, प्लीज़ मैम, अभी आप खुद से उठकर बैठने की हालत में नहीं हैं। डॉक्टर उसके आंखों को चेक करते हुए बोले, आपका नाम क्या है? कुमुद डॉक्टर को गुस्से में देखते हुए, ये कैसा सवाल है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम क्या है? वो दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुमुद अपने सर को दबाने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाती है, उसके हाथों में भी तेज दर्द होता है। उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे इस तरह देखिए, ऐसा करने से आपकी तबीयत पर ज़्यादा असर पड़ेगा, प्लीज़ आप पैनिक मत होइए। कुमुद बोला, लेकिन मुझे मुझे मेरा नाम क्यों नहीं याद आ रहा? डॉक्टर, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर बोले, डरिए मत, आपकी फैमिली है यहाँ। परेशान होने की कोई बात नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कुमुद बोली, मेरी फैमिली कहाँ है वो लोग? डॉक्टर बोले, बाहर ही हैं, मैं अभी उन्हें भेजता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिएगा, अभी टाँका लगा हुआ है, जख्म अभी ताज़ा है। कुमुद केवल हाँ में सर हिला देती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। शशांक बोला, क्या हुआ डॉक्टर? वो इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कह रही थी वो? डॉक्टर अपना सर झुकाते हुए बोले, हमारा डर सही साबित हुआ। शशांक बोला, कैसा डर? आप साफ साफ बताएंगे, मेरी पत्नी को हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, वो पूरी तरह से सब कुछ भूल चुकी हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी। ये सुनते ही शशांक लड़खड़ा जाता है। अनुज उसे पकड़कर संभालता है। कुसुम बोली, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो नाम भी भूल चुकी है, मतलब हम लोगों को भी भूल चुकी है। डॉक्टर बोले, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हो सकता है आप लोगों के सामने आने पर किसी को पहचान ले। कुसुम बोली, हाँ डॉक्टर, वो हमें कैसे भूल सकती है? मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। तभी सुभद्रा जी और सुनील जी वहाँ पहुँच जाते हैं। सुनील जी बोले, क्या हुआ कुसुम? कुसुम बोली, पापा, कुमुद को होश आ गया है, लेकिन। सुनील जी बोले, लेकिन क्या? कुसुम बोली, उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनते ही वे दोनों भी डर जाते हैं। डॉक्टर बोले, देखिए, इस वक्त उनकी हालत नाजुक है, उनके सर की चोट अभी ताज़ा है, इसलिए आप लोग पैनिक होना बंद कीजिए, विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
आप लोग एक एक करके हमारे साथ चलिए और ध्यान रखिएगा, अगर वो पैनिक होने लगती हैं तो आप थोड़ा सब्र रखेंगे, उनकी हालत को समझने की कोशिश करेंगे। सुभद्रा जी बोली, सुनिए जी, पहले आप जाइए, वो आपसे हमसे भी ज़्यादा जुड़ी हुई है, वो ज़रूर आपको पहचान लेगी। सुनील जी सुभद्रा का हाथ पकड़ते हुए बोले, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे नहीं पहचाना तो। शशांक तो अब एकदम शांत होकर वहीं चेयर पर बैठ गया था। दिल में जाने कितने ख्याल उमड़ रहे थे, उस पर डर हावी हो रहा था। हिम्मत जवाब दे चुकी थी। डॉक्टर बोले, डरिए मत, आप लोग सोचिए कि वो खतरे से बाहर हैं। सुनील जी हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं, कुमुद उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सुनील जी उसके पास आते हुए उसके सर पर हाथ रखते हैं। कुमुद आंखें बंद करते हुए बोली, पापा। सुनील जी कुमुद के मुंह से पापा सुन भावुक हो जाते हैं। कुमुद अपनी आंखें खोलते हुए, आप मेरे पापा हैं? सुनील जी हाँ में सिर हिला देते हैं। उन्हें बोला नहीं जा रहा था। डॉक्टर बोली, आप इन्हें पहचान रही हैं? कुमुद बोली, पता नहीं डॉक्टर, लेकिन ये स्पर्श जाना पहचाना है, बिल्कुल पापा की तरह। सुनील जी बोले, परेशान नहीं होते बेटा, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। कुमुद बोली, मेरी फैमिली में और कोई नहीं है? सुनील जी बोले, नहीं बेटा, आपकी माँ भी है और आपकी एक बड़ी बहन भी है। आपको पता है आपकी बड़ी बहन की शादी भी ठीक हो गई है। कुमुद बोली, वे लोग कहाँ हैं? वो नहीं आए मुझसे मिलने? डॉक्टर नर्स को इशारा करता है। नर्स बाहर जाकर सुभद्रा जी और कुसुम को लेकर आती हैं। सुनील जी दोनों से पहचान करवाते हैं। कुमुद किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन उनके अपने होने का एहसास उसे हो रहा था, जैसे वे लोग जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। कुमुद बोली, हमारी फैमिली में कोई और भी है? सुनील जी बोले, हाँ, अभी बताया तो, तुम्हारे होने वाले जीजू। कुमुद बोली, क्या वो भी आए हैं? कुसुम बोली, हाँ, वही तो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आए थे, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। वो बाहर आकर अनुज को बुलाती है। अनुज शशांक को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शशांक जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। दिमाग तो बस एक ही दिशा में दौड़ रहा था। जब सब ठीक था तब तो कुमुद मुझसे इतना नफरत करती थी, अब जब सब कुछ भूल चुकी है तब तो उसे और भी नहीं पहचानेगी। उसकी बेरुखी तो पहले से ही तोड़ रही थी, अब फिर से अनजानापन का भाव वो कैसे फेस करेगा? कुसुम बोली, अनुज जी, कुमुद आपसे मिलना चाहती है। अनुज बोला, मुझसे? क्या उन्हें सब याद है? कुसुम नामे सर हिलाते हुए बोली, पापा ने बताया कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। अनुज बोला, चलिए मैं आ रहा हूँ। कुसुम अंदर चली जाती है। अनुज बोला, शशांक तू भी चल। शशांक बोला, नहीं, मैं नहीं फेस कर पाऊंगा। अनुज बोला, तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? डॉक्टर ने कहा है ना, जल्दी ही उन्हें सब याद आ जाएगा। शशांक कुछ नहीं बोलता है। अनुज उसके कंधे थपथपा कर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। कुमुद के सामने आते हुए, कैसी तबीयत है आपकी? कुमुद अनुज को एक नज़र देख सुनील जी की तरफ देखने लगती है। सुनील जी बोले, अभी बताया था ना, कुसुम के होने वाले हस्बैंड तुम्हारे जीजा जी हैं, इनका नाम अनुज सिंघाल है। कुमुद केवल सर हिला देती है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए सर पर कुछ जोर देकर याद करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर बोले, इतना दिमाग पर जोर मत दीजिए, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। कुमुद आंखें खोलते हुए बोली, हमारी फैमिली में कोई और भी है क्या, जिससे अभी मैं नहीं मिली हूँ? अनुज बोला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुमुद दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ तो मेरी आंखों के सामने आ रहा है जो स्पष्ट नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोले, लोग सही कहते हैं, ये दिलों के रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। वैसे हम अभी उनका नाम तो नहीं बताएंगे, आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो कौन है। कहते हुए वो अनुज और नर्स को कुछ इशारा करते हैं। दोनों बाहर आए। अनुज बोला, शशांक अंदर चल। शशांक अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए, मुझे नहीं जाना। नर्स बोली, प्लीज़ सर, वो आपको ढूंढ रही हैं। ये सुनते ही शशांक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अनुज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन आज मुझे लग रहा है तेरी मोहब्बत जैसे मुकम्मल होने वाली है। शशांक लड़खड़ाती आवाज़ में, ये क्या कह रहा है तू? अनुज बोला, शशांक एक बार अंदर चल, सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। शशांक, कुछ कहा कुमुद ने? अनुज बोला, पहले अंदर तो चल। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है।
कुमुद बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अनुज को देख अपनी नज़रें फेर लेती है। तभी अनुज आगे से हट जाता है। कुमुद की धड़कनें जोर जोर से धड़क उठती हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ नज़र करती है जहाँ शशांक आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। कुमुद जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ठाकुर साहब। वहाँ पर मौजूद सारे लोग कुमुद के होठों से ये नाम सुनकर हैरान हो गए थे। शशांक जल्दी से आगे बढ़कर उसे लेटाते हुए, ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना सर में चोट आई हुई है, हर जगह अपनी बहादुरी दिखाना ज़रूरी है क्या? कुमुद की आंखें भर आई। वो अपना एक हाथ धीरे से उठाते हुए शशांक के चेहरे पर रखते हुए बोली, ठाकुर साहब। शशांक के लिए यह स्पर्श जैसे उसकी सारी तड़प को मिटा रही थी। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। आंखों में भरे आंसू कुमुद के चेहरे पर टपकने लगे। कुमुद भी आंखें बंद कर अपने ठाकुर साहब के इस रूहानी इश्क को महसूस करने लगी। सभी की आंखें हैरानी से फैली हुई थी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। सुनील जी बोले, बेटा क्या आप इन्हें पहचानती हैं? सुनील जी की आवाज़ से शशांक और कुमुद की आंखें एक साथ खुली। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही झांक रहे थे। कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा, ये ठाकुर साहब हैं। ये मेरे। अचानक कुमुद के चेहरे के भाव बदलने लगे। दिमाग पर जोर डालकर चीज़ों को याद करने की कोशिश करने लगी। उसे आगे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुमुद अपने सर को दबाते हुए बोली, ये मेरे कौन हैं? मुझे और कुछ याद क्यों नहीं आ रहा पापा? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मेरे कौन है पापा? वो अपने सर को दबाते हुए पसीने से लथपथ हो गई, लेकिन दिमाग में ठाकुर साहब को छोड़कर कुछ और शब्द याद ही नहीं आ रहे थे। डॉक्टर बोले, देखिए मिसेस ठाकुर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को शांत कीजिए, सर पर दबाव मत दीजिए। शशांक भी कुमुद को ऐसे देख घबरा गया। शशांक उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, शांत रहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। तब तक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। कुमुद धीरे धीरे अब फिर से नींद में जाने लगी थी। वो शशांक के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती हुई धीमी आवाज़ में बोली, ठाकुर साहब। शशांक बोला, हाँ जान, मैं यही हूँ। कुमुद की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी केवल ठाकुर साहब का ही नाम था। सुभद्रा जी सुनील जी के गले लगकर रो पड़ी। कुसुम भी अपने मम्मी पापा से लिपट गई थी। अनुज शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए, शशांक भाभी को बेड पर अच्छे से लेटा दे। डॉक्टर बोले, आप लोग बाहर चलिए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। शशांक कुमुद को बेड पर लेटाते हुए, लेकिन डॉक्टर ये हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, परेशान मत होइए, कुछ देर के लिए बाहर आ जाइए। सभी धीरे धीरे कमरे से बाहर आते हैं। शशांक भी अपना हाथ धीरे से कुमुद के हाथों से छुड़ाते हुए झुककर उसके सर को चूम लेता है। थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर आता है। सुनील जी बोले, डॉक्टर हमें कुछ समझ नहीं आया, कुमुद को हुआ क्या है, ऐसे क्यों कर रही है? डॉक्टर बोले, पहले तो एक बात साफ है कि वो अपनी पूरी याद भूल चुकी हैं। सुनील जी बोले, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं उसका पापा हूँ? और वो जैसे शशांक को देखकर रिएक्ट की, हमें समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बोले, बात ऐसी है कि हम कभी कभी यादों को तो भूल जाते हैं, लेकिन एहसासों को नहीं भूल पाते। वही एहसास उनके अंदर भी है, जिस कारण उन्हें लगा कि आप उसके पापा हैं। और जिस तरह मिस्टर ठाकुर को देखकर रिएक्ट की और उन्हें ढूंढ रही थी, उससे लगता है कि मिस्टर ठाकुर से भी उनका रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये नाम याद है। इनकी धुंधली छवि या एहसास, चाहे आप जो भी कहें, वो उनके दिमाग में है। शशांक बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। डॉक्टर बोले, जहाँ तक हमने एग्ज़ामिन किया है, ऐसा तो कुछ नहीं लगता, बल्कि हमें तो लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा शायद आप ही से जुड़ी है, या हो सकता है एक्सीडेंट के समय उन्होंने आपको बुलाया हो और यही नाम उनके दिमाग में रह गया हो। सुनील जी बोले, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा डॉक्टर? डॉक्टर बोले, देखिए हम लोग भी इंसान हैं, भगवान नहीं। जिस तरह उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। दवा और एक्सरसाइज के साथ आप लोगों का प्यार उन्हें जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। और ख़ास करके मिस्टर ठाकुर, आपको देखकर जिस तरह रिएक्ट किया है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा आपको ही अपना करीबी मानती हैं और भरोसा करती हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके आप उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए। अनुज बोला, डिस्चार्ज कब तक मिलेगा?
डॉक्टर बोले बस 1 हफ्ते में सर के टाँके खुल जाएंगे, हाथ पैर में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन जख्म गहरे हैं, इसलिए अभी उन्हें हफ्ते 15 दिन तक चलने में भी दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान रखें कि वो ज़्यादा पैरों पर जोर ना दें। लगभग 1 हफ्ते हॉस्पिटल में तो रहना ही होगा, उसके बाद आप घर ले जा सकते हैं। फिर टाइम टू टाइम घाव की ड्रेसिंग करनी होगी। डॉक्टर अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। सभी फिर से कुमुद के कमरे में आ जाते हैं। शशांक दरवाजे के पास ही खड़ा था। सुभद्रा जी कुमुद के गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, हमें आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। सुनील जी बोले, इतना परेशान मत होइए, अब तो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। कुसुम बोली, लेकिन पापा कल कुमुद का एग्ज़ाम है, इसे तो कुछ याद भी नहीं है और ना ही इसकी तबीयत ठीक है। सुनील जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगले साल फिर से पेपर दिया जा सकता है, इनके कॉलेज में जाकर बात कर लेंगे। अनुज बोला, अंकल आंटी अब रात होने वाली है, आप लोग भी घर पर जाकर आराम करिए। सुभद्रा जी बोली, नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे। सुनील जी बोले, सुभद्रा जी अब कुमुद ठीक है, शशांक यहाँ है ना, सभी को हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद शशांक को छोड़ बाकी सब घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुज भी कल से आज तक बहुत ज़्यादा थक गया था, तभी उसे याद आता है कि शशांक ने कल से ही कुछ नहीं खाया है। अनुज सबको ये बात बताता है। सुभद्रा जी बोली, वो तो परसों आपके सगाई के दिन सुबह नाश्ता किए थे, उसके बाद से ही नहीं कुछ खाया है। कुसुम बोली, माँ हम लोग घर चलकर कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, पता नहीं हॉस्पिटल में कैसा खाना मिलता होगा। शशांक बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। सुनील जी शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ वक्त के लिए बुरा वक्त था जो कि अब टल गया है और अब सब ठीक होगा, लेकिन इसके लिए आपको भी तो स्वस्थ रखना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा है आपने सुना ही है, अब मेरी बेटी को आपको ही संभालना है। सुभद्रा जी बोली, और नहीं तो क्या, अपनी माँ को नहीं पहचानती है, लेकिन अपने ठाकुर साहब का नाम और चेहरा दोनों याद है। ये सुनते ही सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। शशांक झेपते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगता है। कुछ देर में सभी घर के लिए निकल जाते हैं। अनुज भी उन लोगों के साथ घर आता है ताकि खाना लेकर वो फिर से हॉस्पिटल आए। वो कुछ देर के लिए शशांक और कुमुद को अकेले में टाइम भी देना चाहता था। शशांक ऊपर से नॉर्मल हो गया था, लेकिन इस वक्त उसका दिल जब तक पूरी तसल्ली के साथ कुमुद को अपने करीब महसूस नहीं कर लेता, उसे राहत नहीं मिलने वाली थी। सभी के जाने के बाद शशांक कुमुद के पास आकर बैठ जाता है। कुमुद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे फिर से याद करके उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके हाथों पर अपने होठ रखते हुए बोला, विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने ठाकुर साहब को नहीं भूलें। सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इतनी मोहब्बत करती थी तो फिर मुझसे बेरुखी क्यों करती थी? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ, लेकिन आपने कल से लेकर आज तक सच में मेरी जान ही निकाल ली थी। आपको पता है कल से लेकर आज तक कैसे मैं एक एक सांसें ले रहा हूँ। इससे अच्छा तो उस एक्सीडेंट की जगह आप मेरा एक्सीडेंट हो जाने देती। तभी उसके दिमाग में आता है, एक्सीडेंट नहीं नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, जिस तरह आपने मुझे धक्का देकर बचाया, मतलब साफ है वो जानबूझकर किया गया था। मेरा ध्यान इस तरफ गया क्यों नहीं? वो जल्दी से अनुज को कॉल करता है। अनुज रास्ते में ही था। सुभद्रा जी और कुसुम पीछे बैठे हुए थे। उसके ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर सुनील जी बैठे थे। अनुज जल्दी से गाड़ी एक साइड में लगाते हुए कॉल रिसीव किया। शशांक बोला, हेलो अनुज। अनुज बोला, हाँ सब ठीक है ना, हम तो अभी निकले हैं वहाँ से। शशांक बोला, यहाँ पर सब ठीक है, बस मुझे कुछ याद आया है। अनुज बोला, क्या? कल जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। तू जल्दी से हमारे ऑफिस के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरा को चेक कर, शशांक बोला। अनुज अपने माथे पर जोर देते हुए बोला, तू ठीक कह रहा है, मैं देखता हूँ। कॉल रखने के बाद शशांक अपनी सिक्योरिटी के हेड को फ़ोन कर पूरे हॉस्पिटल पर अच्छे से नज़र रखने को कहता है। अब उसका दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। उसका पहला शक अपने परिवार पर ही जा रहा था, क्योंकि बिजनेस जगत में बहुत से लोग अभी शशांक को चेहरे से नहीं पहचानते थे और उसकी शादी तो अभी तक किसी के सामने भी नहीं आई थी। वो अपने कुछ आदमियों को पूरे ठाकुर फैमिली के कल से आज तक की सारी एक्टिविटी का पता लगाने को कहता है।
कल तक वे लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किससे मिले, सारी बातें। कुमुद को देखते हुए बोला, अगर अब की बार जिस किसी ने भी मेरी जान को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, कसम मुझे मेरी मोहब्बत की, उसकी मौत को इतना दर्दनाक बनाऊंगा कि अगले कई जन्मों तक भी उसका डर उसके दिल से नहीं जाएगा। मुझे पूरा शक है, या तो ये मिस्टर सूर्यनारायण ठाकुर का किया धारा है या अरुण ठाकुर का। बस एक बार श्योर हो जाऊं, फिर तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब की बार तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं उन सारे रिश्तों को आग लगा दूंगा। अनुज घर पहुंचते ही अपने काम में लग गया। उसने ऑफिस फ़ोन करके सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। सुनील जी बोले, बेटा अगर ये जानबूझकर की हुई साजिश थी तो हमलावर को भी पता चल गया होगा कि कुमुद अब ठीक है, कहीं फिर से। अनुज बोला, कुछ नहीं होगा, हमारी सिक्योरिटी हॉस्पिटल में फैली हुई है, आप लोग चिंता मत कीजिए। सुभद्रा जी और कुसुम किचन में आकर खाना बनाने लगती हैं। किसी को खाने का मन तो नहीं था, इसलिए खिचड़ी और रोटी सब्जी बनाकर सबको थोड़ा बहुत खिलाने के बाद टिफ़िन पैक करके अनुज को दे देती हैं। कुसुम बोली, अनुज जी आप कल से बहुत परेशान हो गए हैं, अस्पताल में सब ठीक हो तो आप घर पर आराम कर लीजिएगा। अनुज मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसका सर चूम लेता है। अनुज हॉस्पिटल आकर ज़बरदस्ती शशांक को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाता है। उसके बाद दोनों कुछ देर बातें करने के बाद अनुज घर के लिए निकल जाता है। शशांक घर के आसपास भी सिक्योरिटी बढ़ा देने को कहता है। अनुज के जाने के बाद शशांक वहीं कुमुद के पास बैठ बेड पर सर टिका लेता है। डॉक्टर रात के समय एक बार कुमुद की तबीयत चेक कर लेते हैं। शशांक बोला, अब ये कब तक उठेंगे? डॉक्टर बोले, अभी दवा और इंजेक्शन का असर ज़्यादा है, उम्मीद है कल सुबह तक फिर से होश आ जाना चाहिए। बाकी यदि रात में आँख खुलती है तो नर्स यहीं पर है, अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो मैं फिर आ जाऊँगा। डॉक्टर चले जाते हैं, नर्स बाहर आकर बैठ जाती है। शशांक वहीं पर बैठे हुए धीरे धीरे सो जाता है। लगभग सुबह के 3 बजे कुमुद की आंखें खुलती है। कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था। वो कुछ देर चारों तरफ देखते हुए सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो अपने हाथ उठाना चाहती है लेकिन महसूस होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। अब उसका ध्यान अपने बगल में जाता है जहाँ शशांक उसका हाथ पकड़कर सो रहा था। कुमुद शशांक के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा पड़ती है। वो धीरे से बोलती है, ठाकुर साहब, लेकिन फिर भी वो अपने सर पर दबाव देने लगती है। उसे उस नाम के सिवा कुछ और याद नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अपना नाम तक याद नहीं, लेकिन मैं ठाकुर साहब को कैसे जानती हूँ, और ये मेरे क्या लगते हैं? पापा ने तो बाकी सब के बारे में बताया, लेकिन इनके बारे में क्यों नहीं बताया? उसका सर तेजी से दर्द करने लगता है, जिससे वो थोड़ी कसमसा उठी। उसके कसमसाने से शशांक की नींद खुल गई। उसे इस तरह देख जल्दी से गले लगाते हुए उसे शांत करने लगा। कुमुद थोड़ी शांत होते हुए बोली, मुझे प्यास लगी है। शशांक जल्दी से पानी पिलाता है। कुमुद शशांक को देखते हुए बोली, आपका नाम क्या है? शशांक दर्द से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, क्या आपको बिल्कुल याद नहीं? उसे लग रहा था कुमुद ने जो उसे ठाकुर साहब कहा था वो भी भूल गई। कुमुद बोली, नहीं, लेकिन ठाकुर साहब कोई नाम थोड़े हो सकता है, और मैं आपको ठाकुर साहब क्यों कह रही हूँ, आप मेरे कौन हैं? शशांक को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है। वो कुमुद का हाथ पकड़ते हुए बोला, ये तो आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कुमुद बोली, लगता है जैसे आप मेरी सांसें हो, मेरी धड़कन, लेकिन आप भी जानते हो कि मुझे कुछ याद नहीं। हमारा कोई और रिलेशन हुआ तो ये गलत बात हो जाएगी ना? शशांक उसकी बातें सुन मुस्कुरा देता है। वो उसकी हथेली अपने सीने पर रखते हुए, आपके ये एहसास बिल्कुल गलत नहीं है। आप शशांक ठाकुर की रूह हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी हैं। वैसे तो मुझे कायदे से आपसे नाराज़ होना चाहिए, लेकिन जब आपको कुछ याद ही नहीं है तो ये नाराज़गी का भी कोई मतलब नहीं होता। कुमुद हैरान होते हुए, नाराज़? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था? शशांक बोला, मेरी जान को खतरे में डालकर पूछ रही हैं आपने क्या किया था? कुसुम ना समझी से बोली, आपकी जान? मैं आपकी जान को खतरे में क्यों डालूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। शशांक बोला, अच्छा तो ये बिस्तर पर क्या मैं लेटा हूँ? ये सर में मुझे चोट आई है। कुमुद उसकी बात समझ हल्के से मुस्कुरा देती है। शशांक थोड़ा चिढ़ते हुए बोला,
ज़्यादा मुस्कुराइए मत, अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुमुद बोली, लेकिन मुझे सच में याद नहीं, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। शशांक बोला, डॉक्टर ने कहा है ना, अभी दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, और फिर हम सब आपके पास ही हैं, जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो हम फिर से नई यादें बना लेंगे, बस आप ठीक रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कहते हुए उसका गला भर आया। कुमुद उसके हाथों पर अपनी उंगलियां कसते हुए, अब तो मैं ठीक हूँ ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप। शशांक बोला, आपको पता है कल से ही आपको उस हालत में देख कितनी मौत मरा हूँ मैं नहीं जी सकता आपके बिना। कुमुद बोली, ऐसी बातें नहीं करते ना, अब तो मैं आपके पास हूँ। शशांक उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। कुमुद बोली, कभी भी नहीं, मुझे भी तो राहत आपकी इन बाहों में ही मिल रही है। शशांक कुमुद की बातें सुनकर और इमोशनल हो गया था। कुमुद कभी ऐसा भी कहेगी वो कभी सोचा भी नहीं था। कुमुद का ये रूप उसके लिए नया था। वो जितना उससे दूर भागती थी, आज उतनी आसानी से उसकी बाहों में थी। हर वो चीज़ जो उसने केवल कल्पना की थी अब सच होती जा रही थी। शशांक का दिल यही कह रहा था कि ये पल यहीं थम जाए, कभी ना बीते। जिंदगी भर वो कुमुद के प्यार को यूं ही महसूस करते रहे। आखिर वो कितना तड़पा है कुमुद के मुँह से ऐसी बातों को सुनने के लिए। दोनों एक दूसरे के गले लगे कब नींद की आगोश में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। शशांक उसके इतने करीब था जिसका सुकून उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था। नहीं तो मुंबई से आते वक्त ट्रेन में जब कुमुद पास थी, उसके बाद तो फिर वो साथ कभी नहीं मिला। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।